हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट पेपर 1 का सीरीज जो चल रहा है उसमें आज का जो पेपर है वो दिसंबर 2013 का है। कब का है? दिसंबर 2013 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मिलके। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च की का मुख्य ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है? तो रिसर्च का मुख्य उद्देश्य होता है हमें कोई चीज नया डिस्कवर करना या एग्जिस्टिंग फैक्ट में कुछ नया इंफॉर्मेशन को जोड़ना। सर्च की हुई चीजों को दोबारा रिसर्च करने या कुछ डिस्कवर करने को क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोन फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज विद द। अगर सैम्पलिंग एरर को कम करना है तो क्या चीज बढ़ाना पड़ता है? इंक्रीज द सैंपल साइज। अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा होगा तो सैम्पलिंग एरर कम होने की चांसेस ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज यूज्ड इन। फंडामेंटल रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड रिसर्च यूज होता है मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किस में उपयोग किया जाता है? तो अनुप्रयुक्त शोध में यानी अप्लाइड रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइज है। संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करना प्रयोक्ता को क्या करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। यूजर्स हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाई एज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्टिव ऑडियंस। अपने फायदे के लिए अपने कार्य सिद्धि के लिए जो यूज करता है मीडिया का, तो वो कैसा ऑडियंस है? एक्टिव ऑडियंस है। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कक्षा संचार की बात हो रही है, क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा? व्याख्यान विधि से चलता है यानी डिस्कोर्स। आइडियोलॉजिकल कोड शेप आवर कलेक्टिव। सैद्धांतिक कोड हमारे समूह को क्या करते हैं? अवबोधन करते हैं यानी कि परसेप्शंस। सही ऑप्शन क्या होगा? परसेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कम्युनिकेशन मिथ हैव पावर बट। संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे डैश नहीं होते। क्या नहीं होते? मिथ। मिथ की अगर बात आती है तो कम्युनिकेशन में मिथ अगर बात करते हैं उसमें पावर तो होती है, शक्ति तो होती है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता? उसमें तथ्य यथा तथ्य नहीं होती यानी इम्प्रेसिस नहीं होती है। The first multilingual news agency of India was Hindustan Samachar. Option number C is correct. The first multilingual news agency of India was Hindustan Samachar. Question number 9. Organizational communication can also be equated with संस्थागत संचार में को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैसा होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन की तरह होता है। कैसा होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो हम अपने आप से बात करते हैं, इंटरपर्सनल जो हम दो लोग आपस में बात करते हैं। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे न्यूज़पेपर हो गया, समाचार एजेंसी हो गई, ये जन समाचार के बारे में, जन संचार के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इफ two proposition having the same subject and predicate terms are used that one is the denial of other, the relationship between them is called। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दो अभिकथनों के उद्देश्य और विधेय की शब्दावली यदि ऐसी है कि एक ही शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, एक की शब्दावली दूसरे का निषेध करती है, तो उन दोनों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? उन दोनों के बीच का संबंध कहलाता है कॉन्ट्रेडिक्टरी। क्या कहलाता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये मेरे भी दिमाग का दही कर चुका था। है बड़ा इजी लेकिन पढ़ने में देख के ही लगता है रे ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इसको ध्यान से देखो। जितने सारे नाम है ना, मेरे को पता है इसका आंसर, लेकिन मैंने भी बहुत जितने सारे नाम है उसको आप लिख लेना। क्या है? अनन्या है। अनन्या को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो AN। फिर कृष्णा है,
KR, फिर क्या है, बुलबुल है, फिर दूसरा नाम आ रहा है अर्चना, AR, ठीक है। और भी कोई नाम आ रहा है? नहीं, 4 नाम आ रहे हैं। अब कह रहा है अनन्या और कृष्णा अंग्रेजी बोल और समझ सकती है। अनन्या और कृष्णा ये दोनों क्या अंग्रेजी बोल और समझ सकते, स्पीक और अंडरस्टैंड। उसके बाद कह रहा है बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी में बोल और लिख सकती है। बुलबुल अर्चना की तरह हिंदी में लिख और बोल सकती है। बुलबुल और अर्चना को हिंदी अच्छे से आता है, ठीक है। बुलबुल और अर्चना को हिंदी आता है, बोल और लिख सकते हैं, स्पीक एंड राइट। अब कह रहा है अर्चना अनन्या से बंगला में भी बात करती है। अर्चना जो है वो अनन्या से किस और लैंग्वेज में बात करती है? बंगाली लैंग्वेज में बात करती है, स्पीक या टॉक कह सकते हो, ठीक है। कृष्णा बंगला नहीं समझती, जो कृष्णा है इसको बंगाली बिल्कुल नहीं आती है। बुलबुल अनन्या से हिंदी में बात कर सकती है। बुलबुल जो है वो अनन्या से हिंदी में बात कर सकती है, हिंदी में बात कर सकती है। तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी, हिंदी और बंगला बोल और समझ सकता है? बोल और समझ सकता है। अर्चना हिंदी में भी बात करती है, इससे इंग्लिश में भी, इससे क्या बंगाली में भी बात करती है। तो कह रहा है कि कौन इसमें क्या है, बोल और समझ सकते हैं। सब अनन्या से जुड़ रही है बातें ना। देखो अनन्या इससे भी बात कर सकती है बंगाली में, अनन्या इससे भी बात कर सकती है इंग्लिश हिंदी में, और अनन्या इससे भी बात कर सकती है। तो ये कौन सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा है? अनन्या। तो ऐसे आप करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत गुचर पुचर वाला क्वेश्चन है ये। द स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में बी सेड टू बी। ये देखो स्टिपुलेटिव इसके पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में आया था। स्वनिर्मित परिभाषा निम्नलिखित में से कही जा सकती है। स्वनिर्मित, जो इसकी परिभाषा मैंने खुद दी, जैसे मैंने लिख दिया VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अब इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है। अब मेरा जैसे ट्रिपल, मेरे एक सर थे वो कहते थे PPP क्वेश्चन है ये, PPP क्वेश्चन है। तो PPP का मतलब वो अपने ही कुछ निकालते थे। 3P का मतलब कि कुछ जो ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू प्रसाद, उस सर का नाम प्रसाद था, तो अपने अकॉर्डिंग निकालते थे। तो ये कैसा डेफिनेशन है? ये स्टिपुलेटिव डेफिनेशन है। स्टिपुलेटिव डेफिनेशन का मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसका हम लोग खुद ही से, आप देखते हो, आपको याद होगा जब आप 9th-10th में रहे होगे, जब यंग जनरेशन होती है तो अपने आप कुछ चीजों को शॉर्ट फॉर्म में निकाल लेती है अपने आप उनके। जैसे एक बहुत ही फेमस वो है जिसका कोई मतलब नहीं है, जो AD और BC हम पढ़ते थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो ये क्या कैसा कैसा डेफिनेशन है? ये स्वनिर्मित डेफिनेशन है। इसका क्या, ये तो इसका क्या मतलब हो सकता है? नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, ये अपने आप में बनाया हुआ कोई डेफिनेशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, जो न सत्य हो न ही मिथ्या हो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। Question number 13 है, when the conclusion of an argument follows from the premises conclusively, the argument is called। क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए, तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें अपने आप से, अपने अंतिम रूप से निष्कर्ष अपने आधार या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आता है, तो उसका क्या सही आंसर होगा? वो कैसा है? वो डिडक्टिव आर्गुमेंट है। Saturn and Mars are planets like the Earth. They borrow light from the sun, moves around the sun as the Earth does. So those planets are inhabited by various orders of the creature as the Earth is। What type of argument can contain in the above passage? कह रहा है कि ये किसी से तुलना कर रहा है। शनि और मंगल दोनों पृथ्वी की तरह ही ग्रह है। वे सूर्य के से प्रकाश ग्रहण करते हैं और पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए उन ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर रहते हैं। ये इन्होंने एक दूसरे से क्या कर दिया, ये जोड़ के बताया कि जैसे पृथ्वी और जैसे
पृथ्वी सूरज की चक्कर काटती है वैसे शनि और मंगल भी काटते हैं, इसलिए और जैसे उनके पास हम अपनी लाइट है जब जो सूरज से लेते हैं और सूरज से लेने के बाद वो प्रदीप्त होते हैं, वैसे ही पृथ्वी भी करता है। तो इसी तरीके से जैसे पृथ्वी पे जीवन है वैसे वहां पे भी जीवन है। तो ये कैसे, ये किसके तरीके से बताया गया है? तो ये सदृश्य मूलक है, एनालॉजिकल है, यानी ये सदृश्य मतलब दर्शाया गया एक दूसरे के से कि ये अगर मान लो तुम्हारी हाइट 5 फीट की है और मेरी भी हाइट 5 फीट की है, तो हम दोनों की नॉलेज भी बराबर ही है, ये बता दिया गया, हम दोनों को एक जैसा बता दर्शा दिया गया कि अगर तुम 10वीं में पढ़ रहे हो, मैं भी 10वीं में पढ़ रही हूँ, तो हम दोनों की समझ एक ही बराबर है, ये बता दिया गया। तो ये कैसा है? एनालॉजिकल। Question number 15 है given below are two premises. Four conclusions are drawn from those premises in four quotes. Select the quotes that states conclusion validly drawn. Premises क्या? All saints are religious. Major. Some honest person are saints. Minor. अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये ऑल एंड सम में है, तो इसको हिंदी में पढ़ दे रही हूँ क्वेश्चन। दो आधारिकाएं दी गई हैं, उन दो आधारिकाओं में चार कोड, चार निष्कर्ष निकाले गए। इन कोड के अंतर्गत जिन कोड में निष्कर्ष प्रमाणिक रूप से बताया गया उनका चयन कीजिए। दो क्या है? सभी संत धार्मिक होते हैं, तो सबसे पहले तो हम रिलीजन बना देते हैं, इसके अंदर संत आ गए, ये रिलीजन हो गया, ये संत हो गया। कुछ ईमानदार लोग संत होते हैं, कुछ ईमानदार लोग क्या होते हैं? संत होते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। तो अब कह रहा है सभी संत ईमानदार होते हैं, सभी संत ईमानदार है? नहीं, कुछ संत ईमानदार हैं, यहाँ ये हो सकता है कुछ संत ईमानदार हैं। कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है, कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है। ये यहाँ मैंने गलत बताया, इसको यहाँ पे बनाना था, ठीक है। कुछ ईमानदार लोग धार्मिक है, तो ये देखो इसका ना दोनों कंक्लूजन यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑप्शन में एनटीए ने ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन अगर ऐसे देता बी एंड सी, ए और बी सी, तो बी एंड सी पे हम जाते, ठीक है। कुछ संत ईमानदार है, देखो कुछ संत है यहाँ पे जो ईमानदार हैं, और कह रहा है कुछ ईमानदार लोग धार्मिक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ईमानदार लोग, क्योंकि वो संत में आए तो धार्मिक है, तो ये चीजें ऐसे यहाँ पे हम डिनोट इसको कर सकते हैं। बाकी अगर एक ही ऑप्शन है तो इसके साथ आप दोनों में से कोई भी दे दो, एनटीए के ऊपर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इसके साइड पे। अच्छा, ये जो टेबल है जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी, ऑप्शन तो इसके आंसर तो सबके एनटीए ने दे रखा है, लेकिन जब इसको मैं सॉल्व कर रही थी तो इसमें मुझे बहुत सारी गलतियां नजर आई, जिसको जैसे कि लगा कि ये अगर बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जब दिया होगा इसको 2013 में, तो बहुत मतलब उनके मार्क जिनको आता भी होगा उनके मार्क्स कटे होंगे इस पे। आप इसको खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसे डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करके, इसको पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करके देखना कि जो मैं कह रही हूँ क्या वो सही है या मुझे और अपने नॉलेज में सुधार करने की जरूरत है। फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द फॉरेन टूरिस्ट। ये एक टेबल दे रखा है जो कि फॉरेन टूरिस्ट के बारे में कब कब आया है, क्या हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सन 2009 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन के लगभग 20% पर्यटक किस क्षेत्र से आए? Find out the reason. Find out the reason that contributed around 20% of the total foreign tourist arrival in India 2009। 2009 में इतने टूरिस्ट आए हैं, 2009 में कितने टूरिस्ट आए हैं? इतने टूरिस्ट आए हैं, 5108,579 ऑफ 20% निकाल देना है। 20% निकालोगे तो इसका सही आंसर होगा उत्तर अमेरिका। एक बार निकाल के देख लेना, इसका सही आंसर उत्तर अमेरिका ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर हाँ, उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, इसका सही आंसर है। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, देखो कैसे करोगे, 5108,571 मल्टीप्लाई बाई 20/100, ये तो यहीं से कैंसिल हो गया ना 5 टाइम में 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा आंसर यही आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये तो सही था, लेकिन इसके आगे जब क्वेश्चन देखते हैं हम,
Which of the following regions have recorded the highest negative growth rate of the foreign tourist arrival in India? According to me, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। देखो, हाईएस्ट नेगेटिव जो जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया कहाँ है भाई? वेयर इज वेस्ट एशिया? ये देखो, यहाँ पे 20 मिला हुआ है, 21 मिला हुआ है, और यहाँ पे इसको तो ये नेगेटिव जा रहा है ना। लेकिन आप यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी नेगेटिव जा रहा है, यहाँ भी बढ़ा तो नहीं, घटा ही। इसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो रहा है, बट हाईएस्ट की बात हो रही है। तो ये इस यहीं से जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीटली आने लगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड आउट द फॉर रीजन दैट हैज बीन शोइंग दैट। मैं वही आंसर बता रही हूँ, यहाँ पे फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, मैं वही आंसर बता रही हूँ जो कि एनटीए के साइट पे दिया हुआ है। Find out the reason that has been showing declining trend in the term of share the foreign tourist arrival in the India in 2008 and 2009. अब इसमें भी देखो 2008 और 2009 में किस क्षेत्र में भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। ऋणात्मक का मतलब है ऋणात्मक का क्या मतलब है? जो कि अगर मान लो आज 2011 है, 2011 में 1000 बच्चे आए पढ़ने मेरे पास, 2012 में अगर बच्चे आ रहे 800, तो ये क्या बढ़ रहा है, घट रहा है? घट रहा है, यानी ऋणात्मक में नेगेटिव हो जा रही है। तो यही ऋणात्मक यहाँ पे बताया गया है कि 2008 और 9 में सबसे ज्यादा। तो इसमें हर क्षेत्र में आप देखो घटा के बताया गया है। यहाँ भी देखो 16 लिखा, 17 है, यहाँ 16 आ गए, 21 20 आ गए, 35 35 है तो 31 हो गया। सब में तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया हुआ है, लेकिन बाकी चीजों में ऋणात्मक ही है, तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन था। तो लेकिन जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, वेस्टर्न यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द रीजन दैट हैज शोन हाइपर growth rate of the foreign tourist arrival than the growth rate of the total FTA in India 2008. ऑप्शन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट इंडिपेंडेंट सोसाइटी इज designated as, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डेजिग्नेटेड एज उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से एक, यह भी कोई एक भी कहा जाता है। कौन सा? उत्तर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? अगर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो बार बार पोस्ट इंडिपेंडेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा पढ़ने को पड़ता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन जो कल्चर था वो कैसा था, यानी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल का मतलब है जब इंडस्ट्री के आने से पहले का सोसाइटी को, और क्या कह सकते हैं, तो उसको सूचना समाज यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सोसाइटी भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द इनिशियल इफेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वाज फॉर। सबसे पहले जो इंटरनेट आधारित संचार था वो किसके लिए यूज किया गया? तो वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया गया था। किसके लिए यूज किया गया था? मिलिट्री पर्पस के लिए। इंटरनल कम्युनिकेशन विथ इंस्टीट्यूशन डन थ्रू इंटरनेट, इंटरनल कम्युनिकेशन विथ इंस्टीट्यूशंस इज डन थ्रू इंटरनल कम्युनिकेशन की बात चल रही है, तो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सही आंसर क्या होगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स, वर्चुअल रियलिटी क्या बताती है?
वर्चुअल आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, आईज में पहन लेते हैं गॉगल्स की तरह, ग्लास की तरह कुछ डब्बा सा होता है। फिर उसके बाद वो भी वैसे रिएक्ट करने लग जाते हैं, और हम बाहर से जो बाहर खड़े होते हैं वो देख के हंस रहे होते हैं कि बाहर तो इसके साथ कुछ नहीं है। तो वर्चुअल रियलिटी वो देख रहा होता है, वर्चुअल रियलिटी बेस्ड वो कुछ एक्टिविटी देख रहा होता है। उसका मतलब होता है वो पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस ले रहा होता है, सहभागी अनुभव ले रहा होता है, उसको वो चीजें फील हो रही होती होगी कि हाँ मैं भी ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कम अप, सबसे पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ है, कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु में। इसका नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाकी के 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे अपडेटेड अपीयर्ड यूज्ड कोड गिवन बिलो। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि कौन सा कालखंड में पहले आया है। क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? तो इसका सही आंसर जो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले बुक्स जो आए थे वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 25 सी, सबसे पहले आया था साइलेंट स्पेयरिंग, उसके बाद ऑप्शन नंबर ए था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, फिर उसके बाद था आवर कॉमन फ्यूचर, उसके बाद था रिसोर्सफुल अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो 26 से क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करें एक बार, और उसके बाद हम आगे की नेक्स्ट वीडियो, ये कल डे, यहाँ तक आज डे 11 है, डे 12 में इसको हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि पेपर सर पे, और बहुत ही हैंडसम अमाउंट हो चुका है इसका, जीआरएफ का 37,000 हो गया, और एसआरएफ का तो 47,000 हो चुका है। ये जीआरएफ का अमाउंट बता रही हूँ मैं आपको, और ये एसआरएफ का अमाउंट है। तो प्लीज बी केयरफुल, अच्छे से पढ़ाई करें, और जितने सारे एज मच एज पॉसिबल कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें।